नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जिसमें उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को गाड़ी नहीं देने की अपील की है। सड़क दुर्घटनाओं में हमें आम जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना जो सरकार का विजन है वो धरातल पर नहीं उतर सकता। इन दुर्घटनाओं में जो न्यूनता आनी चाहिए वो न्यूनता आने में थोड़ा और समय लगेगा। मेरा मानना है कि यदि जनता जागरूक हो और जिम्मेदार हो तो हमें किसी भी चुनौती से हम आसानी से निपट सकते हैं, किसी भी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर बहुत सारे युवा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग करने का जो एक कल्चर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे न जाने कितनी जानें जा रही हैं। बहुत सारे हमारे युवा नौजवान, हमारे नौनिहाल, जिनको आगे चलकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, देश की उम्मीदों को पूरा करना है, वो जोश में होश खो बैठते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा बढ़ता है बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी उनको भी खतरा हो जाता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सड़क पर आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो दुर्घटना नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अच्छे से चल रहे हैं लेकिन अगर दूसरा आकर आपको टक्कर मार देगा तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे में यदि माता पिता अपने बच्चों को समय पर सेफ ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े बताते हैं कि 2024 गत वर्ष 1090 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है और इन सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 70% दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो तेज गति से वाहन चलाने या लापरवाही के कारण घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो देने के बाद उनके माता पिता के पास पूरे जीवन भर अफसोस करने के अलावा, रोने के अलावा, दुख के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी और एक जिम्मेदारी के नाते भी, एक गार्जियन के रूप में भी मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये आह्वान करना चाहता हूँ कि न केवल आप स्वयं ट्रैफिक के नियमों का पालन करें बल्कि अपने आसपास अपने बच्चों को, हमारे नौजवान युवाओं को, अपने छोटे भाई बहनों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए उनको प्रेरित करें। इनसे होने वाले खतरों के बारे में जरूर उनको जागरूक करें। पौड़ी गढ़वाल के पीठासैन में राष्ट्रीय क्रांति दिवस का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बता दें कि हर साल पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का योगदान हमेशा याद रहेगा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी कड़ी निंदा जताई। वो जगह भी चिन्हित हो गई है। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आज ऐतिहासिक क्रांति दिवस मेले के अवसर पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि इस हफ्ते में, एक सप्ताह में तीसरी बार मुझे पौड़ी जनपद की इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और तीसरी ही बार मुझे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की इस स्मारक पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेला वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए महान स्मरण को, महान योगदान को स्मरण कराने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और
परंपराओं को सजोने का भी माध्यम है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पेशावर कांड क्रांति के महान प्रतीक के रूप में दर्ज है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। जब 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का अमानवीय आदेश दिया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही थे जिन्होंने वीरता और नैतिकता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह कहकर यह आदेश मानने से इनकार कर दिया कि हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इन निहत्थे लोगों पर गोली, इस आदेश को हम नहीं मानेंगे। भाइयों बहनों, पेशावर कांड के इतिहास की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमें आजाद हिंद फौज के गठन की प्रेरणा गढ़वाल राइफल्स के जवानों से मिली। पेशावर कांड में दिखाई गई वीरता को अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय उसको बगावत करार देते हुए कई सैनिकों पर मुकदमा चलाया और काली पानी की सजा सुनाई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 14 वर्षों तक कठोर सजा सुनाई गई और एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया। उत्तराखंड के प्रथम बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इन वीर सैनिकों की पैरवी करते हुए, उनकी वकालत करते हुए उनकी सजा को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु जेल से बाहर आने के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने फिर से वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुनः गिरफ्तार करके 3 वर्षों के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में कहा था कि यदि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मुझे पहले मिल गए होते तो देश कब का आजाद हो चुका होता, यानी कि देश को आजादी में भी इतनी देर न लगती। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही है। जहाँ देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या देश की सीमाओं की रक्षा की लड़ाई हो, या उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ की सेवा की है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो उचित सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक रूप से हकदार थे। आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में हमारे ऐसे कई वीर बलिदानी हैं जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं का देश की आने वाली पीढ़ी को पुनः स्मरण कराने के लिए कई संग्रहालयों का, कई स्मारकों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने भी, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी ने बताया कि क्रांति मेले को राजकीय मेले का दर्जा देकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की वीर गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हम जहां एक ओर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और अनेक संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं, वहीं शहीद स्मारकों के निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी व्यापकता से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, वीर सेनानियों और मां भारती की रक्षा में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाओं की हमने शुरुआत की है, जिनसे उनके कल्याण को आगे बढ़ाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। पौड़ी और काशीपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने कायराना हमला किया, जिसका करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है, जल्द ही आतंकियों को जवाब दिया जाएगा। पर्यटन के लिए गए हुए थे और उनकी नृशंस हत्या की गई, और हत्या ही नहीं, हत्या भी बहुत घिनौने तरीके से, जिहादी मानसिकता से, नाम पूछकर कि क्या ये हिंदू हैं, उसके बाद
उनको गोली मारी गई। उसकी जितनी निंदा की जाए, पूरे देश के लोग आज शुद्ध हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है, क्रोध है, देशवासी दुखी हैं। मैं सबसे पहले उस घटना में जो हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहता हूं कि यह वो भारत नहीं है कि आप कोई भी घटना करिए और आसानी से बचकर निकल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये मोदी जी का भारत है। उन राक्षसों को, जिन्होंने ऐसा शर्मनाक इस घटना को अंजाम दिया है, उन राक्षसों का अंत भारत की सेना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य करेगी भाइयों बहनों। और जो हमारे उत्तराखंड के लोग वहां गए हुए थे, उनके बारे में वो सुरक्षित, उनकी जानकारी के लिए हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित कल ही कर दिया था कि उनसे बात करें। और मैंने भी कुछ लोग जौनसार क्षेत्र के गए हुए थे, उनसे बात हो गई है, सभी सुरक्षित हैं और आज वो वापस भी आ। देहरादून में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्टी के प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी ने कहा कि पहलगाम में पहले और अभी भी आतंकियों का इलाका रहा है। इसमें बीजेपी का 370 हटाना और अमन चैन की बात कहना झूठी साबित हो गई है। साथ ही इतने लोगों के मरने और घायल होने के बावजूद भी कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। उन्होंने कहा कि यूकेडी का मानना है कि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों का फेलियर है। नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मामला है 22 तारीख को, जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम गांव है, उस गांव में हालांकि वो पहले से भी आतंकवादियों का इलाका रहा है और आज भी वो आतंकवादियों का इलाका है। इसमें भाजपा की जो 370 की धारा हटने की बात करता है और वहाँ पर अमन चैन की बात करता है, वो जमेला, वो झूठ सामने आता है। वहाँ पर आपको देखने में आता है कि 26 आदमी एक साथ मर जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। बावजूद इसके वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं है और उसके बाद भी जो सरकार का उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो हम उत्तराखंड क्रांति दल और हमारे इन सभी सहयोगियों का ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की वहाँ पर राज्य सरकार है और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, ये दोनों फेलियर हैं और इनको इतने जो बड़ी नरसंहार हुआ है, उनको नैतिकता के आधार पर उनको अपनी सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए और ये सरकार में रहने के लायक भी नहीं है। तो मैं आम जनता भी इसी के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूं कि बहुत जल्द उनको इस सरकार को उनको सरकार पद से हटा देना चाहिए और पुनः नई सरकार की क़यामत करनी चाहिए। हमें ये कहने से खेद हो रहा है, हम शोक व्यक्त करते हैं कि हमारे देश के 26 जो होनहार जो जनता के जो लोग थे वो आज इस दुनिया में नहीं हैं और जिसमें 2 सैनिक अधिकारी पति पत्नी थे वो भी इस हत्या के शिकार हो गए हैं। ये बहुत दुखद है और इस दुखद के लिए हमारे पे बहुत आक्रोश है और इसको हम सरकार को घेरने तक अंत तक हम अपना और हम सभी सहयोगी एक साथ हैं। ये जो हमने अभी पुतला फूंका है, ये आतंकवाद के विरोध में फूंका है और इसमें हमने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका है और वहाँ की जो राज्य सरकार है उसका ही पुतला फूंका है, क्योंकि ये दोनों तरीके से इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप ये लगाइए, जब घटना हुई आतंकवादी ये घटना हुई, वहाँ हजारों लोग थे उस ग्राउंड में और आसपास जंगल है, वहाँ एक पुलिस वाला भी तैनात नहीं था, एक पैरामिलिट्री का आदमी तैनात नहीं था, एक आर्मी का आदमी तैनात नहीं था। ये हमारा फोर्सेज का भी फेलियर है और इंटेलिजेंस का भी फेलियर है और इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे होम मिनिस्टर को की बनती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की बने और सरकार इसमें तुरंत कार्रवाई करे, ईंट का जवाब पत्थर से दें। जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था जो एक गर्दन काटेगा हम उसके बदले 10 गर्दन काटेंगे। आज देश आपसे जवाब मांग रहा है कि कहाँ है वो 10 गर्दनें। तो आज या तो बांग्लादेश की तरह, इंदिरा गांधी की तरह आप उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दें, तभी ये मामला शांत हो पाएगा, वरना ये मामला शांत होना जरूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहाँ आतंकवाद का वो कुचलना सख्ती से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाई बंद की भाषा नहीं जानते हैं।
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों तक पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है। हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल का भी यहां पर तैनात किया गया है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दें। हुए आतंकी हमले के बाद से हरिद्वार पुलिस लगातार कल रात से ही पूरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार फुट पेट्रोलिंग गश्त पर हम लोग लगातार कर रहे हैं। साथ में ग्रामीण क्षेत्र और सिटी क्षेत्र में भी लगातार पुलिस बल चेकिंग कर रहा है और इसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस को मिलती है उस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से हरिद्वार वासियों से भी इस पर एक अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु अगर उनके संज्ञान में आता है तत्काल पुलिस को उसमें सूचना दें। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर सभी जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग पूरी तैयारी से लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हमले की गूंज उत्तराखंड के हल्द्वानी तक सुनाई दी, जहां आज बाजारों में सन्नाटा पसरा है। आम लोगों से लेकर दुकानदार तक हर किसी के चेहरे पर दुख और गुस्से का मिला जुला असर देखने को मिला। हल्द्वानी के नागरिकों ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। स्थानीय व्यापारियों ने कुछ समय के लिए अपनी दुकानें बंद रखकर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। एजेंसी की कमी इसमें मैं मानता हूँ। देखिए जैसे पुलवामा हमला हुआ पहले, अभी पहलगाम ये रिपीट हुआ है एक तरीके से, और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी इस आतंकी हमले के पीछे उन पे आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। और इसको आप जिस तरीके से इस समय सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदू लोगों का नाम पूछ के मारा गया है, तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूची देखेंगे और उन सूची में देखोगे तो उसमें मुस्लिम लोग भी है, तो इसका राजनीतिकरण ना करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करके उन्हें सजा देनी चाहिए। पहले तो देश हित में जो है बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है और दूसरी चीज़ क्या है कि आज जो है कश्मीर जो है थोड़ा सा अपनी ज़मीन जो है दोबारा उन्होंने जो है तैयार कर ली थी, क्योंकि टूरिस्ट जो है इस टाइम बिल्कुल पीक पर था। और इस टूरिस्ट को देखते हुए जो है जिन्होंने भी ये कार्य किया है बहुत ही ज़्यादा जो है देश हित में नहीं है। और लेकिन ये है कि जो जिस हिसाब से टारगेट जो है टूरिस्ट को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उनका जो है देश में जो है एक मैसेज ये देना था कि किसी हालत में भी जो है आप कश्मीर ना आए, क्योंकि कश्मीर आने का मतलब ये है कि लोकल जो कश्मीर वाला था इस टाइम जो है बहुत अच्छा जो है उनका कारोबार चल रहा था पर्यटक दृष्टि से भी, और साथ में जो है इस टाइम जो है स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो लोग जो है टूरिस्ट के हिसाब से जो है जगह जगह पहाड़ की तरफ घूमने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सुंदर घाटियों के हिसाब से जो है लोगों ने वहाँ शुरू करा। और इस बीच में हम देख रहे थे कि जो वहाँ पे जो है मेन जो है टूरिस्ट था इस टाइम बिल्कुल पीक पर था और टारगेट उन्हीं को बनाया गया और ख़ासकर जो है विशेष समुदाय को बनाया गया। बड़ा निंदनीय हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। कश्मीर में जो पहलगाम में घटना घटी है तो उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ और दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है कि उनके शासनकाल में इस तरीके की मतलब आतंकी हमले हो रहे हैं और इससे पहले भी महिलाएं उनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं हैं और अब देखिए खुलेआम आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और हमें ही देख लीजिए कि इस बार बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में हम भी कश्मीर का ही प्लान बना रहे थे, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भय बना हुआ, डर बना हुआ है कहीं ना कहीं। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर कैची धाम, जहां आजकल पर्यटकों की अपार भीड़ देखी जा रही है। रात दिन जाम होने से तमाम परेशानियां भी यहां पर हो रही हैं, जिसके चलते कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर बाबा नीब करौली महाराज के दर्शन कर समस्याओं के निराकरण के लिए यहां पर व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने बाईपास और अन्य पर्यटन संबंधी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भवाली, नैनीताल, कैची धाम आने वाले भक्तों और पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आयुक्त दीपक रावत ने सबसे पहले भवाली के पास नैनी बैंड सैनिटोरियम बाईपास फेज 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को कलमठ और
चौड़ीकरण के निर्देश दिए हैं। देखिए, कैंची धाम एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है जो हमारे लिए चैलेंज भी है और हमारी सर्वोच्च गवर्नमेंट की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे डेली इसको इनफैक्ट मॉनिटर किया जाता है। तो इससे संबंधित जो काम हो रहे हैं उनका आज मैं एक तरीके से फिजिकल इंस्पेक्शन करने आया था और उसमें बाकी सभी ऑफिसर्स जिसमें PWD है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस है, स्थानीय प्रशासन, आप सब लोग भी इसमें शामिल हुए। सबसे पहले तो जो बाईपास का मसला है जिसमें आधी सड़क बन चुकी है, बाकी आधी सड़क पे फॉरेस्ट प्रपोजल है, वो डिस्ट्रिक्ट से मूव हो गया है, नोडल से भी मूव हो गया है, शासन में है, संभवतः इस ही हफ्ते भारत सरकार चला जाएगा, उसको जल्दी करवाया जाएगा। दूसरा, आपका ये जो चीज़ें हैं उसमें भवाली बाईपास भी आता है, इससे जुड़ा हुआ है एक तरीके से, तो उसको भी आज देखा गया और उसमें 1 महीने का टाइम PWD को दिया है। तो जो कैंची मेला लगता है उससे पहले तो हर हाल में ये काम हो जाना चाहिए। भगवानपुर के खेड़ी शिखोपुर गांव में झगड़े के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया और थाने के सामने सर्विस रोड पर जमकर हंगामा किया। दूसरे पक्ष का कहना है कि हार्ट अटैक के कारण मौत हुई क्योंकि मृतक हार्ट का पेशेंट था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला ये होया कि क्या नाम वकील अपनी मशीन लेके गया गेहूँ काटने की, तो जैसे गेहूँ काटने की गया तो श्याम ने कहा पहले मेरा निकलेगा बाद में तेरा निकलेगा। उनने कहा वकील ने भाई मैं लाया मशीन मेरा निकलना चाहिए, तो उसमें वही वकील का मारे। उनने कहा कि गेहूँ में आग लगा दूँ तुम्हारे, कोई बात नहीं। उसके 2-4 मारे। शाम के टाइम एप्लीकेशन देना आया यहाँ चौकी में, पुलिस नहीं पहुंची। तो जैसे नफीस अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा था स्कूल में, आते श्याम ने उसकी मार पिटाई करी। समीम गया, समीम के साथ धक्का मुक्की करी, तो जैसे धक्का मुक्की करी वहाँ गिर गया, वहाँ इंतकाल हो गया था समीम का। प्रदेश की राजधानी में भी गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए जूस, कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गर्मी का मौसम आ गया और ऐसे में देहरादून शहर का क्या तापमान है आखिरकार इसको जानते हैं। देखिए 32 डिग्री अभी जो तापमान है वो बताया जा रहा है और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री बताया जा रहा है और सबसे कम अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करी जाए तो 19 डिग्री आज का तापमान है। लेकिन बढ़ते हुए तापमान के बीच आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को धूप से बचाया जाए, गर्मी से बचाया जाए। और लू एक काफ़ी बड़ी समस्या रहती है गर्मियों में, क्योंकि लू आपको कहीं ना कहीं बीमार कर देती है। तो क्या इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब जनता गन्ने का जूस, नींबू का पानी या फिर बेलपत्र इस टाइप के शरबतों का इस्तेमाल करेगी ताकि अपने आप को ठंडा करा जा सके। और जनता आखिरकार क्या कुछ सोच रही है गर्मी को लेकर बचाव के लिए, ये जानते हैं जनता से चल के। भाई साहब, अभी मई जून आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अप्रैल के महीने में जिस तरीके की गर्मी देखने को मिल रही है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग भी? बचाव करने का एक ही तरीका है, बस यही ठंडा पी के। बाकी तो ठीक है, थोड़ा कवर होके चलें सारे के सारे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा लग रहा है अभी मौसम देख के कि इतनी गर्मी हो रही है, तो अभी अगले 1-2 महीने में तो मैं सोचता हूँ काफ़ी अच्छी गर्मी होने वाली है। लेकिन देहरादून का देखिए कि इतिहास रहता था कि क्योंकि घाटी है, ठंडक रहता था मौसम, वो कहीं ना कहीं आज का जो तापमान है तकरीबन 32 डिग्री के आसपास है। 36 था। तो अभी मैं सोचता हूँ अभी अप्रैल के महीने में ये टेम्परेचर आ रहा है, तो यहाँ का क्लाइमेट अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मेरे को वो टाइम याद है अभी तक, हम 2000 से पहले की बात है, हम लोग यहाँ से मसूरी साइकिलिंग करते हुए जाते थे। ट्रैफिक नहीं होता था, गाड़ियाँ नहीं होती थी और इतना अच्छा क्लाइमेट हुआ करता था कि आपके लेके चलिए जून जुलाई में तो हमें गर्मी का एहसास होता ही नहीं था। लेकिन अभी देख रहा हूँ बाहर से काफ़ी लोग इधर आके बसे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़, जंगल, काफ़ी चीज़ें कट चुकी हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ के क्लाइमेट को। तो जो लोग यहाँ इतने टाइम से रहे हैं, जो जन्म से यहाँ रह रहे हैं, उनको इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है कि जो पहले क्लाइमेट था और अब के क्लाइमेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले के तापमान में और अब के समय में जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ मेरे साथ भाई साहब हैं जो सत्तू का पाउडर बेच रहे हैं। ये बताइए, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं ग्राहकी और बढ़ जाती होगी जब गर्मी का मौसम आता होगा, लोग जब आदमी 1 गिलास पीता है वो दिन में 3-3 पीने के लिए तैयार हो जाता होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आते हैं गर्मी लगती है तो थोड़ा काम तेज़ हो जाता है, लोगों के फुटफॉल बढ़ जाता है जूस पीने वालों का। तो आप यहाँ अपना कारोबार लेके बैठे हैं, ये बताइए आपको भी गर्मी की समस्या होती है, किस तरीके से आप लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं? भाई यही छाता वाता लगा के मैनेज करते हैं, थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है तो बस। चलिए
ठीक है, देखिए दुकानदारों का भी ये कहना है कि आखिरकार गर्मी से अपने आप को बचाव के लिए हम लोग भी छाता लगा रहे हैं और लोग जो हैं आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन हाँ इसी से नींबू का शरबत हो या फिर गन्ने का जूस हो, इन्हीं सब चीज़ों से अपने आप को बचा रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं चल के। एक दुकानदार भी हैं, इनसे भी पूछते हैं किस तरीके की ग्राहकी रहती है, बताइए। जब गर्मी आ जाती है, बढ़ जाता है सीज़न में, एक आदमी जो एक गिलास पीता है दिन में 3-3 भी पी लेता है। ग्राहक तो बढ़ते हैं इस सीजन में, एक आदमी आते हैं, मीडियम बड़ा जो भी है बिकते हैं सीजन में। अभी तो उतना है नहीं, जब सीजन आते हैं तो हो जाता है। गर्मी लगती है तो छतरी लगा के यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, गर्मी के हिसाब से। हवा तो इधर उधर से थोड़ा बहुत आती है। देखिए अपने आप को बचाव बहुत ज़रूरी है गर्मी में, और इस तरीके की चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे जो आपको ठंडक पहुँचाती हैं, उनको सेवन करना बहुत ज़रूरी है गर्मी में, ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे। और जो तापमान धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, देखिए अभी सिर्फ अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में अगर इस तरीके का तापमान सामने आ रहा है तो मई और जून जब कड़ाके की गर्मी पड़ेगी उसमें किस तरीके का आलम होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनिमेश रिजवान के साथ समृद्ध मिश्रा, देहरादून, SNN 24/7। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।